वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सुन अबरम ने कमांडिंग टोन में कहा, तुम दोनों भी जाओ और ढूंढो उन्हें। सुबह होने से पहले टर्टल मेरी आंखों के सामने चाहिए। उसकी बात पर दोनों ने ओके बीस्ट कहा और चले गए। उनके जाते ही अबरम ने गुस्से में डोर पर किक किया और दीवार पर एक जोर से पंच मारा। उसका हाथ दीवार से टकराते हुए खून खून हो गया था, फिर भी उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ नीति ही चल रही थी। अबरम गहरी सांस लेते हुए पीछे होकर बेड पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर नीति के बारे में सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने नीति का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसे याद करते हुए अबरम ने कहा, इसलिए टर्टल, मैं तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दे रहा था, पर तुम थी कि जिद पर अड़ी थी। तुम्हें खुशी देने के लिए मैंने तुम्हारी बात मान ली, पर मैंने गलती की। तो मुझे तुम्हें यहाँ पर भेजना ही नहीं चाहिए था। मैं कैसे भूल गया कि हर पल मेरे एनिमी की नजर मुझ पर रहती है और मेरी वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई है। बट आई प्रॉमिस टर्टल, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हें किडनैप करने की हिम्मत की है। उसकी मौत उसकी सोच से भी ज्यादा बुरी होगी। मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जहाँ एक तरफ अबरम गुस्से में तड़प रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पतीश को मिली 2 पल की खुशी उसके चेहरे से गायब हो गई थी। समर्थ ने उसे बता दिया था कि उन लोगों ने ये मनाली से निकलने से पहले ही अबरम ने अपनी पावर यूज करके सारे रास्ते पर चेक पोस्ट कर दिया है और अब नीति को वहां से निकलना नामुमकिन हो गया है। जैसे ये बात पतीश ने सुनी, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी वाइन की बोतल और गिलास दोनों ही को गुस्से में तोड़ दिया। कांच के टुकड़े पूरे फ्लोर पर इधर उधर बिखरे हुए थे और समर्थक वो डरा सहमा अतीश के सामने खड़ा था। तभी उसने डरते हुए अतीश से कहा, सर अभी भी बाजी हमारे हाथ में है। मेरी उस गैंग के लीडर से बात हुई है। उसने अपने आदमियों के साथ बीस्ट की वाइफ को कहीं छुपा दिया है। जैसे ही चेक पोस्ट खुलेगा वो हमारे पास होगी। ये सुन अतीश ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है बीस्ट इतना बेवकूफ है कि अपनी वाइफ को ढूंढे बिना ही वो चेक पोस्ट हटा देगा? अरे अपने दिमाग से सोच जरा। अरे वे बीस्ट है, बीस्ट वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब वे चेक पोस्ट तब तक नहीं खुलेगा जब तक वह अपनी बीवी को ढूंढ नहीं लेता। एक बार फिर हम जीती हुई बाजी हार गए हैं। समर्थ ने उसे देखकर डरते हुए कहा, आप ये बात इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? अभी तो पूरी रात बाकी है। अतीश ने तिरछी नजरों से उसे देखा और कहा, तू ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि तू बीस्ट को उतना नहीं जानता जितना मैं जानता हूँ। तूने बस कुछ सालों से ही बीस्ट को जाना है। और मैं पिछले 22 सालों से उसे झेलता आ रहा हूँ। ये सुनते ही समर्थ असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। अतीश की उम्र भी बीस्ट से की ही जितनी थी और जब वो उसका असिस्टेंट बना उसके 1 साल पहले ही अतीश अपनी कंपनी का सीईओ बना था। फिर वो कैसे बीस्ट को 22 सालों से झेलता रहा। ये सारी बातें सोचकर समर्थ का दिमाग घूमने लगा था। उसके सिर में दर्द होने लगा था। उसने सवालिया नजरों से अतीश को देखा तो अतीश ने उसे कंफ्यूजन में देखकर सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा, दिमाग पर इतना जोर मत डाल समर्थ, तू नहीं समझेगा। ये पास्ट की बातें हैं। जिसका पास्ट कैसा है और किसके पास्ट में क्या छुपा है ये तो खुद को वो भी नहीं जानता, फिर तू कैसे जानेगा? इस बात पर समर्थ ने कहा, क्या आपकी और बीस्ट की फैमिली एक दूसरे से रिलेटिव है? उसकी बात सुनकर अतीश हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुझे कहा ना ज्यादा ज्यादा मत सोच। जितना सोचेगा जितना जानेगा उतना ही जल्दी मिलेगा। जो छुपा है उसे छुपा रहने दे। वक्त आने पर सबको सच खुद ही पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर समर्थ एक बार से फिर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और अतीत में क्या छिपा है। वहीं उधर अबरम बेड पर पैर लटकाए लेटा नीति के बारे में आंखें बंद के सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी नीति का ही चेहरा था। अबरम को उसकी सारी नादानियां याद आ रही थी। तभी अचानक से उसको और नीति की यादों के बीच उसका फोन बजा। अबरम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना फोन उठाकर देखा तो डिस्प्ले पर एक नोटिफिकेशन शो हो रही थी। अबरम अपना फोन देखते हुए होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया और फोन अपनी जेब में रखते हुए वो रूम से चला गया। होटल से निकलते हुए उसने अपनी गन लोड की। सुबह होने वाली थी इसलिए वहां कोई नहीं था। सभी अपने रूम में थे, पर वहां एक ऐसा था जिसकी नजर अबरम पर पड़ने के बाद उस पर ही थम गई और वे उसे देखता रह गया। वहीं अबरम अपनी कार में बैठकर चला गया। दूसरी तरफ करीब 4 घंटे बीत जाने के बाद नीति को हल्का हल्का होश आ रहा था। उसने नशे में बोझल अपनी आंखों को धीरे से खोला और सामने देखा वो सारे आदमी शराब पीकर नशे में अपनी अपनी जगह पर ही बेहोश पड़े थे। उन्हें बेहोश देखकर नीति की पूरी आंख खुल गई और वो इधर उधर देखते हुए खुद को आजाद करने का रास्ता ढूंढने लगी। उसे कोई भी चीज ऐसी नहीं दिख रही थी जिससे वो अपने हाथों में बंधी रस्सी को काट सके। उसके बार बार हिलने डुलने से उसकी लकड़ी की चेहरा आवाज कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर एक आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने हाथ को आंखों को मलते हुए उसने नीति की तरफ देखकर कहा, ए लड़की, तू चैन से सो नहीं सकती क्या? चुपचाप सो जा और हमें भी सोने दे। उस आदमी को जागते देखकर पहले तो नीति डर गई, फिर उस आदमी की बातें सुनकर उस एक आइडिया आया और उसने तुरंत ही उस आदमी से कहा, हमें नींद नहीं आ रही। ये सुन उस आदमी ने नीति को मुंह बनाकर देखते हुए कहा, क्यों, तुझे क्या इंजेक्शन लेकर सोने की आदत हो गई है? चल ठीक है, अभी तुझे इंजेक्शन देता हूँ, फिर तू 4-5 घंटे के लिए गहरी नींद में सो जाएगी और हम भी सुकून से सो जाएंगे। वो आदमी उठकर उसके पास आ रहा था। वहीं नीति ने इंजेक्शन का नाम सुनकर जल्दी से कहा, नहीं ये बात नहीं है, हमें नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमें वॉशरूम जाना है। वो आदमी उसके पास आते हुए हंसते हुए बोला, अच्छा तो ऐसा बोलना, तुझे टॉयलेट जाना है? फिर नीति के हाथ खोलते हुए उसने कहा, देख मैं तेरे हाथ तो खोलाऊं, पर अगर तूने भागने की कोशिश की ना तो मैं तुझे रस्सी से फिर से बांध दूंगा और एक की जगह तो इंजेक्शन लगा दूंगा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही नीति फिर से डर गई और वो डरते हुए बोली, नहीं नहीं, हम भागेंगे नहीं, हमें बस वॉशरूम जाना है। उस आदमी ने नीति के हाथ खोल दिए। नीति झट से खड़ी हो गई और वो जैसे ही जाने लगी तो उस आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, ए लड़की, मेरी नज़र तुझ पर है।
कोई चालाकी नहीं समझी नीति ने उसे मुड़कर देखा और धीरे से सिर हिलाकर चली गई। वहीं वो आदमी वापस से अपने साथियों के पास जाकर बैठ गया। वॉशरूम से आने के बाद नीति पिलर के पीछे छुप गई और वहीं से उन लोगों को देखने लगी। वो आदमी एक बार फिर से शराब पीने लगा था। उसे शराब पीते देखकर नीति खुद से बोली, काश के ये आदमी भी सबकी तरह पीकर टूर हो जाए, फिर हम आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। ये सोचते हुए वो कहाँ वहीं खड़ी उसे देखती रही। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो आदमी पीते ही वहीं लुढ़क गया था। उसके पड़ते ही नीति धीमे कदमों से वहां से जाने लगी, पर तभी उसके पैरों से एक फ्लावर पॉट टकरा गया और वो नीचे गिरकर टूट गया। उसके टूटने की आवाज ने सभी को जगा दिया था। वो सभी नीति को भागते देखकर जल्दी से खड़े हो गए। वहीं उन आदमियों के होश में देखकर नीति के होश उड़ गए थे। वो उन्हें देखकर भागने लगी। तभी उसे भागते देखकर एक आदमी ने जोर से कहा, पकड़ो उस लड़की को, भाग रही है। ये लड़की यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए, अगर ये भाग गई तो हम मारे जाएंगे। और वे उसके सभी आदमी नीति के पीछे भागने लगे। तभी एक आदमी जल्दी से मेन डोर के पास जाकर खड़ा होगा। नीति जैसे ही डोर के पास गई, वहां पर उस आदमी को खड़े देखकर वो दूसरी तरफ भागने लगी, पर तभी उसके सामने एक आदमी आ गया और उसे देखकर वो अचानक से रुक गई। और तभी उसके पीछे आ रहे आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और दांत पीस कर कहा, भाग कर कहाँ जाएगी लड़की, तुझे क्या लगता है तू हमसे बच जाएगी। कहते हुए उसने नीति को धक्का दिया तो वे वहीं रखे मेज पर धड़ाम से गिर गई। मेज का कोना नीति के पेट में लग गया और उसके पेट में दर्द होने लगा। वो एक हाथ से अपने पेट को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर वो सभी आदमी हंसने लगे। नीति अपना पेट पकड़े हुए नीचे गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो दर्द में तड़प रही थी। उसे तड़पते देखकर वे सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगे। एक आदमी आगे आया और वो झुककर नीति को उठाने लगा। तभी नीति ने अपने पैर को फोल्ड करते हुए उसके पेट में जोर से किक किया और वो आदमी पीछे होते हुए नीचे गिर गया। किसी ने भी इस एक्शन की उम्मीद नहीं की थी। वो सभी हैरानी से नीति को देख रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, पर इसके बाद भी वो उन लोगों का सामना कर रही थी। ये देखकर दूसरा आदमी उसके पास जाते हुए बोला, तू हम पर अटैक करेगी, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कैसे कहते हुए उसने जैसे नीति को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, नीति ने मेज पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर उसके सिर पर मार दिया। वो आदमी सिर पकड़कर नीचे गिर गया। बाकी के बचे दो आदमियों ने नीति पर एक हाथ साथ अटैक किया। उनके अटैक से बचते हुए एक हाथ से अपना पेट पकड़े हुए भागने लगी। वो बार बार पीछे मुड़कर भाग रही थी, जिसकी वजह से उसका पैर फ्लोर के टाइल पर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। वो जैसे ही उठने को हुई तभी दोनों आदमियों ने आकर उसे पकड़ लिया और वे एक आदमी ने नीति के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बोला था ना चालाकी मत दिखा वरना मारी जाएगी, तो अब मर। वो और दोनों उसे लेकर चेयर के पास गए और एक आदमी उसे चेयर पर बिठाते हुए रस्सी से बांधने लगा। तो ये देखकर एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, इसे बांध मत, इसके हाथ पैर बहुत चलते हैं, तो हम भी अपने तरीके से सजा देंगे। दूसरे आदमी ने उसकी बात पर कहा, तू कहना क्या चाहता है। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और शराब की कुछ बोतलें उठा कर ले आया। उसका थप्पड़ खाने से नीति का सिर घूम गया था और उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। ये देखकर उस आदमी ने नीति का मुंह अपने एक हाथ में डुबोचते हुए कहा, असली नशा तो तुझे अब चढ़ेगा। ये कहकर उसने जबरदस्ती नीति के मुंह में शराब की बोतल घुमा दी। वो लोग जबरदस्ती उसे शराब पिलाने लगे। ना चाहते हुए भी नीति शराब पी रही थी। करीब आधी बोतल खाली हो जाने के बाद उस आदमी ने बोतल को नीति के मुंह से निकाला और उसे छोड़ दिया। वो अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाई और धड़ाम से चेयर पर ही गिर गई। चेयर पर गिरते उसे वोमिटिंग होने लगी। ये देखकर वो सभी हंसने लगे। नीति ने अपनी बोझिल आंखों से उन्हें देखा और गहरी के सांस लेते हुए बोली, बहुत पछताओगे तुम लोग। उनकी बात सुनकर वो लोग और जोर जोर से हंसने लगे और उस आदमी जिसने नीति को शराब पिलाई थी उसने शराब की बोतल को नीति के ऊपर खाली करते हुए कहा, पछताएगी तो अब तो। उसने शराब से नीति को गीला कर दिया था। उसके कपड़े भी गीले हो गए, उसके जिस्म से चिपक गए थे। तभी अचानक से उनके होठों से हंसी गायब हो गई और वे सभी नीति को ध्यान से देखने लगे। नीति नशे में थी, इसलिए वे मुश्किल से अपनी आंखों को खोल पा रही थी। उन लोगों से लड़ने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वे गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वहीं दो लोग अब नीति को हवस वही नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में नीति के लिए वासना दिख रही थी। तभी एक आदमी ने उसे छूने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, नीति ने अपनी धुंधली आंखों से उसके हाथ को अपने करीब आते हुए देखकर उसने तेजी से उसका हाथ झटक दिया और झट से उठकर भागने लगी। वे सब उसने इतनी जल्दी किया, वे सभी आदमी हैरानी से उसे देखते रह गए। वो आदमी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे और भागते हुए एक आदमी ने किसी चीज को उठा लिया और उसे नीति के पैर पर फेंक कर मारा। वह चीज नीति के पैर पर लगते ही वे लड़खड़ा गई और आगे की तरफ गिरने लगी। तभी मेन डोर झटके से ओपन हुआ और अब्रम अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नजर नीति पर पड़ी। वो जो गिरने ही वाली थी। अब्रम ने तेजी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। नीति ने उसकी बाहों में गिरते ही उसे कसकर पकड़ लिया। वहीं अब्रम को देखकर वो आदमी हैरान रह गए। अब्रम ने नीति को अपनी बाहों में थामा और उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा, उसके बाल, उसके कपड़े सब भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान उभरे हुए थे। ये देखकर अब्रम की बाहें तन गई। वहीं नीति ने उसे अपनी बोझिल आंखों से देखते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा, पागल पिल्ले आप आ गए, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी। नीति जब बोल रही थी तो उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। अब्रम ने उसके मुंह से आ रही शराब की बदबू को सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपने गुस्से में लाल हो चुकी आंखों से अपने सामने खड़े 4 आदमियों को देखा। वे सभी आदमी सब अभी भी हैरानी से उसे ही देख रहे थे और तभी अब्रम की लाल आंखों को देखकर वैसे भी डर गए। अब्रम का गुस्से में तमतमाया हुआ चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने यमराज खड़ा हो। वो उसे देखकर भागने लगे, पर तभी टाइगर और पाइथन दोनों उसका रास्ता रोककर उनके सामने खड़े हो गए। अब्रम ने नीति को अपनी बाहों में उठाया और उसे ले जाकर सोफे पर लेटा दिया। टाइगर और पाइथन दोनों ने 2-2 पंच उन्हें मारा और चारों ही आदमी अब्रम के कदमों में जा गिरे। नीति अब्रम के सीने पर अपना सिर रखे बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अब्रम ने उसे अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था। वो उसकी बाहों में उसके बहुत
करीब थी। अब्राहम ने एक ही नज़र में नीति की पूरी हालत का जायजा ले लिया था। वो उसे समझने में देर नहीं लगी कि उन लोगों ने नीति के साथ क्या किया है, और यही सब उसके गुस्से को और बढ़ा रहा था। आगे उसके टर्टल के साथ वो लोग ऐसा कैसे कर सकते थे? अब्राहम ने उन्हें घूरते हुए टाइगर और पाइथन से कहा, इन लोगों ने टर्टल को शराब पिलाई है, उसके साथ मिसबिहेव हो गया है। आगे तुम दोनों जानती हो उनके साथ क्या करना है। अब्राहम ने नीति को देखा, उनकी उसकी आंखें बंद थी। वो तो वही उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खींची हुई थी। नीति का एक हाथ अभी भी उसके पेट पर था। अब्राहम ने उसे होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी का छिड़काव किया तो नीति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने बोझल आंखों से अब्राहम को देखा और दर्द में कराहते हुए बोली, बागड़ बिल्ली, आपने इतनी देर क्यों कर दिया आने में? आपको पता है इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? नीति ने शराब पीते ही उल्टी कर दी थी, इसलिए उसने जो भी शराब पी थी वो वोमिटिंग के जरिए बाहर निकल गई थी, पर फिर भी उसके ऊपर हल्का हल्का नशा चढ़ गया था। अब्राहम उसे देखते हुए उसकी बात सुन रहा था। नीति ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, इन लोगों ने हमें जबरदस्ती शराब पिलाई और हम पर हाथ भी उठाया। उन्होंने हमें 2 बार इंजेक्शन दिया। हमें इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। हमने उनसे कहा हम चुपचाप बैठेंगे, उनकी सारी बात मानेंगे, पर फिर भी इन लोगों ने हमें इंजेक्शन दिया। बागड़ बिल्ला, हमें बहुत दर्द हुआ था, हमें अभी भी दर्द हो रहा है। इन लोगों ने हमें जोर से धक्का दिया था। बोलते हुए नीति के चेहरे पर दर्द उभर आया। वहीं उसकी बातें सुनकर अब्राहम की भौहें गुस्से में तन गई। उसने नीति के हाथ को देखा जो उसके पेट पर था। ये देखकर अब्राहम ने उसके हाथ पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है? नीति ने धीरे से सिर हिलाया था। अब्राहम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और उसे देखते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर और इस दर्द को बर्दाश्त करती हो? नीति ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वहीं अब्राहम ने गुस्से में उन लोगों की तरफ देखा। टाइगर ने सभी को घुटनों के बल बैठा बैठा रखा था। वो सभी अब्राहम के सामने एक मुजरिम की तरह बैठे थे। तभी उन्हें घूरते हुए अब्राहम ने कहा, मुझे इनकी चीखें सुननी है, मुझे इन्हें दर्द में तड़पते हुए देखना है। टाइगर और पाइथन दोनों ही इसकी बात सुनकर समझ गए थे कि अब्राहम क्या चाहता है। टाइगर ने लोहे की रॉड उठाई और अपनी शर्ट की स्लीव को कोहनी तक फोल्ड करते हुए कविन पर हाथ किसने उठाया। उसकी बात सुनकर भी आदमी खामोश खड़े थे। तभी टाइगर ने पाइथन को कुछ इशारा किया तो उसने उन सब के ऊपर एक बाल्टी पानी उड़ेल दिया। पानी पड़ते ही वे सभी चीख उठे। पाइथन ने जो पानी उनके ऊपर फेंका था वो गर्म पानी था। उन सब का चेहरा हाथ सब लाल हो गए थे और वे सभी दर्द और जलन से चिल्ला रहे थे। उनकी चीख सुनकर नीति ने अब्राहम को कसकर पकड़ते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। ये देखकर अब्राहम ने नीति का चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल, तुम एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करोगी, तुम इन्हें सजा मिलते हुए देखोगे। नीति ने मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी सारी बातों का जवाब दे सके। उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। उसने बस अपने धुंधली आंखों से उसे देखते हुए सिर हिला दिया। वहीं टाइगर ने उन लोगों को फिर पूछा, बताओ किसने हाथ उठाया था? सुनते ही तीनों आदमी उस आदमी को देखने लगे जिसने नीति को थप्पड़ मारा था। ये देखकर पाइथन और टाइगर दोनों समझ गए उनकी क्वीन पर हाथ उठाने वाला यही आदमी। और उसे देखते हुए टाइगर लोहे की रोड लेकर उसके साथ सामने जाकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने जैसे ही टाइगर का गुस्से में लाल चेहरा देखा उसकी सांसें अटक गई। उसने टाइगर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। टाइगर टाइगर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ और उसने लोहे की रोड को उसके मुंह पर मारा। उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। उसने 2-3 बार और ऐसे ही मारा और वो अधमरा होकर फ्लोर पर ही लुढ़क गया। वहीं पाइथन भी उन तीनों को मार रहा था। अब्राहम जो सबको मार खाते हुए देख रहा था उसका गुस्सा उनके इतना पीटने के बाद भी कम नहीं हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा हो। तभी अचानक से उठा और उसने नीति को आराम से सोफे के क्राउन के सहारे बिठा दिया। उसने नीति के चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल, एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी नजर मुझ पर से हटनी नहीं चाहिए। नीति ने हाँ में पलकें झपका दी। अब्राहम ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और उठ गया। वो उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने कमांडिंग टोन में पाइथन से कहा, पाइथन, शराब की बोतलें लाओ। उसके कहने पर पाइथन शराब की ढेर सारी बोतल लाया। अब हमने उन चारों को देखते हुए टाइगर से कहा, इनके हाथ खोलो। टाइगर ने सिर हिलाते हुए ओके बीस्ट कहा और उनके हाथ खोलने लगा। ये सब देखकर उन लोगों को लगा कि अब्राहम को उन पर दया आ गई है और वो उन्हें छोड़ने वाला है। यही सोचकर वो सभी उसके कदमों में जाकर गिर गए और उसका सर पकड़ते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हम आगे से अभी कुछ नहीं करेंगे और ये काम भी छोड़ देंगे। अब्राहम ने उन्हें सार्कास्टिक लुक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, माफ करने के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, जानवर हूँ मैं, जानवर, और जानवर शिकार करता है, माफी नहीं देता। अब उसकी बात सुनते ही सभी चौंक कर हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं अब्राहम ने एक सिगरेट अपने होंठों के बीच दबाई और उसे जलाकर उसके लगस लेते हुए कहा, जो भी सबसे ज्यादा बोतल खाली करेगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनते ही सबने एक दूसरे को देखा और फिर शराब की बोतलों पर टूट पड़े। वे सभी अपनी जान बचाने के लिए शराब की बोतलें खाली करने लगे। वहीं पाइथन और टाइगर दोनों को ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीस्ट ने उन्हें ऐसी सजा क्यों दी। इतनी आसान सजा आज से पहले तो कभी बीस्ट ने किसी को नहीं दी, फिर इन्हें क्यों, जबकि इन लोगों ने तो उनके केविन के साथ इतना गलत किया था। दोनों कंफ्यूजन में ये सब सोचते हुए उन लोगों को शराब पीते हुए देख रहे थे। वहीं अब्राहम भी सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उन्हें देख रहा था। बीच बीच में उसकी नजरें नीति को देख रही थी और वो उसे जगह रहने का इशारा कर रहा था। उन्होंने काफी सारी शराब की बोतलें खाली कर दी। तब उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और जाने लगा। ये देखकर पाइथन ने उसे रोकते हुए कहा, तू कहाँ जा रहा है? वह आदमी पाइथन को देखते हुए बोला, टाइगर ने टॉयलेट सर। ये सुनकर पाइथन कुछ कहता उससे पहले अब्राहम ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, नहीं जा सकते, तुम में से कोई भी टॉयलेट नहीं जाएगा। ये सुनते ही सभी चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। वहीं पाइथन और टाइगर दोनों मुस्कुराने लगे।
क्योंकि अब्राहम का प्लान समझ आ गया था और तभी टाइगर ने खुद से कहा क्या सजा सुनी है बीच ने आज से पहले ना किसी को ऐसी सजा दी होगी ना किसी ने ऐसी सजा के बारे में सोचा होगा। टायलेट उन सभी को आ रहा था। अब्राहम की बात सुनकर उन सबके होश उड़ गए थे। वो सभी हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी एक बार फिर उसके पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर, हमें बहुत जोर से आ रहा है सर, हम टॉयलेट नहीं गए तो हम मर जाएंगे, तो मर जाओ। अब्राहम ने कठोर शब्दों में कहा और उन्हें देखने लगा। उन्हें तड़पते देखकर अब्राहम को बहुत मजा आ रहा था। अब्राहम अपनी सिगरेट खत्म कर वापस नीति के पास जाकर बैठ गया और उन्हें देखते हुए कहा तुम लोगों के पास 10 मिनट है, अगर 10 मिनट में ये बोतलें खाली नहीं हुआ है तो तुम सब मारे जाओगे। सुनते ही उन्हें को झटका लगा और वे सभी अपनी जान बचाने के लिए अपने दर्द को बर्दाश्त कर एक बार फिर शराब की बोतलों पर टूट पड़े। वहीं अब्राहम ने नीति को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और उसके पीले पड़ चुके चेहरे को देखते हुए कहा बस 10 मिनट और टर्टल, मैं इन सबको इतना तड़पाऊंगा कि दोबारा कभी किसी भी कोई भी किसी भी लड़की को जबरदस्ती शराब नहीं पिलाएगा। नीति ने कुछ नहीं कहा और उसने धीरे से पलके झुका ली। अब्राहम ने नीति से नजर हटाकर उन्हें देखा तो वे कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते हुए शराब पी रहे थे। उनकी हालत अब ऐसी हो गई थी जैसे वे किसी भी वक्त फट सकते हैं। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। तभी देखते ही देखते सभी की पैंट गीली हो गई और अब्राहम टोको टेढ़े होकर मुस्कुरा। वहीं वो सभी अपनी डरी डरी नजरों से उसे देखने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अब्राहम के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। अब्राहम ने उनकी बात को इग्नोर कर कहा ये किडनैपिंग तुम लोगों ने किसके कहने पर की है? उनमें से एक आदमी ने जल्दी से कहा ये हमें नहीं पता, ये तो हमारे बॉस को पता है। हम तो लोगों को मारने का, उन्हें धमकी देने का, उन्हें किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ये सुन अब्राहम ने अगला सवाल किया तुम्हारा बॉस कहाँ है? उस आदमी ने कहा हम लड़की की डिलीवरी दिल्ली बॉर्डर पर करने वाले थे पर चेक पोस्ट होने की वजह से हम मनाली से निकल ही नहीं पाए और हमारे बॉस ने हमें लड़की के साथ इस जगह भेज दिया। हाँ उसने हमसे कहा है कि जैसे ही चेक पोस्ट हटेगा वह हमें इन्फॉर्म कर देगा और फिर हम उस लड़की की डिलीवरी करके उससे पैसे ले लेंगे। उनकी पूरी बात सुनकर अब्राहम समझ गया कि जिसने भी उसके खिलाफ साजिश की है वो नहीं चाहता था कि उसका नाम उसे पता चले, इसलिए उसने अपने आदमियों को ना भेजकर कॉन्ट्रैक्टेड किलर्स को हायर किया। अब्राहम ने उन्हें देखा और अपनी ठंडी आवाज में कहा जब तुम लोग किसी काम के नहीं हो तो तुम्हें जिंदा रखकर क्या फायदा। ये कहकर उसने टाइगर और पाइथन की तरफ देख कर कहा खत्म कर दो इन्हें और इनकी चीखें दर्द भरी होनी चाहिए, मुझे इनकी चीखें सुननी है, इन्हें इतनी ही तकलीफ होनी चाहिए जितनी टर्टल को हुई थी। ये सुनते ही उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो सभी उठने लगे पर शराब ज्यादा पीने की वजह से उन्हें चढ़ गई थी। उनका पेट इतना फूला हुआ था कि उन्हें अपने पेट में दर्द हो रहा था। उनकी सांसें भारी हो गई थी और किसी जमीन पर रेंगते कीड़े की तरह रख रहे थे। टाइगर और पाइथन दोनों ही लोहे की रोड से उन्हें मारने लगे। उनके मुंह से खून के साथ साथ शराब भी निकल रही थी। इस भयानक मंजर को नीति ज्यादा देर तक देख नहीं पाई और उसने अपना चेहरा अब्राहम के सीने में छुपा लिया। वहीं अब्राहम ने एक सेकंड के लिए भी उन लोगों पर सब नजर नहीं हटाई। जब वो लोग तड़प तड़प उसकी नजरों के सामने मर गए तब अब्राहम अपनी जगह से उठा और उसने अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर चला गया। नीति की आंखें बंद थी और उसने अपना चेहरा अब्राहम के सीने में छुपाया हुआ था। उसके हाथ अब्राहम के कंधे पर कसे हुए थे। उसे जाते देखकर टाइगर जल्दी से उसके पीछे आया और उसके लिए कार का डोर ओपन किया। नीति को अपनी बाहों में लिए खुद भी वो कार में बैठ गया। कुछ देर बाद वो नीति के साथ उसके रूम में था और एक फीमेल डॉक्टर नीति का ट्रीटमेंट कर रही थी। नीति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर अब्राहम की तरफ मुड़ी। वो जैसे कुछ कहने हुई कि उससे पहले अब्राहम ने उससे पूछा सी इज ओके। डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा देखिए मिस्टर आपकी वाइफ इंजरी माइनर है पर उन्हें इंटरनल इंजरी हुई है जिसकी वजह से थोड़ी स्वेलिंग है, आपको उनका ख्याल रखना होगा। और ये कहते हुए बार बार अटक रही थी और अपनी नजर चुरा रही थी। ये देखकर अब्राहम ने उसे घूरते हुए कहा जो भी कहना चाहती है आप खुलकर कहिए, क्या हुआ है उसे? उसकी ठंडी आवाज ने डॉक्टर के अंदर कपकपाहट भर दी थी। उसने अब्राहम को देखा और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली आपको कुछ टाइम तक उनसे दूर रहना होगा और प्रेगनेंसी भी अवॉइड करनी होगी। इस साल आप बेबी प्लान ना ही करें, उनके लिए ज्यादा अच्छा है। ये सुनते ही अब्राहम ने कहा गो राइट नाउ। अब डॉक्टर ने उसके ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी इसलिए वो उसकी बात सुनकर हैरान नहीं गई। वो कुछ देर तक उसके ऐसे ही अवाक नजरों से देखती ही रही तो अब्राहम ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा आपको एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? उसकी कठोर आवाज सुनते ही वे अपने सेंस में आई और जल्दी से अपना बैग उठाकर जाने लगी। फिर दरवाजे के पास रुककर उसने अब्राहम की तरफ देखते हुए कहा अगर आप अपने वाइफ की हॉट वाटर बैग से सिकाई करेंगे तो उनकी स्वेलिंग थोड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कहकर वो तेज कदमों से बाहर चली गई। अब्राहम नीति को देखते हुए उसके पास आया। उसके पास ही बैठकर नीति बेहोश और गहरी नींद में सो रही थी। अब्राहम ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर खरोच और चोट के निशान थे। उसे देखकर अब्राहम के चेहरे पर अलग ही भाव आ गए। दर्द और की हल्की झलक उसके चेहरे पर दिखने लगी। अब्राहम ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसके जख्मों को धीरे से छुआ। उसके जख्मों को छूते हुए उसे नीति का दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक सूखा घूंट जबरदस्ती अपने गले से नीचे उतारा। उसने धीरे से आंखें खोली और नीति के चेहरे को सहलाते हुए गहरी सांस लेकर और कहा बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें टर्टल। उसके चेहरे को सहलाने से नीति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपनी भारी पलकों को उठाया और अब्राहम को देखा। उसे देखते ही नीति की आंखें नम हो गई और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। ये देखकर अब्राहम समझ गया वो उसे हक करना चाहती है और तभी वह भी उसके ऊपर झुक गया और नीति को अपनी बाहों में भर लिया। नीति ने उसे कसकर गले लगाया था। उसकी आंखों के कोने से आंसू की धारा बह गई। अब्राहम ने उसे अपनी बाहों में भरे उसके
सिर को सहला रहा था। उसने धीरे मगर प्यार से उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? नीति ने धीरे से हम कह दिया। अब्रम ने उसे संभाल कर बेड पर लिटाया और हॉट वाटर का बैग लेकर उसके पास आया। उसने नीति को देखते हुए वाटर बैग को उसके पेट पर रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा टर्टल, और तुम्हारे दर्द में भी आराम मिलेगा। नीति ने कुछ नहीं कहा और उसे चुपचाप देखती रही। अब्रम भी उसे देखते हुए उसकी सिकाई कर रहा था। तभी धीरे धीरे नीति की आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में चली गई। उसके सो जाने के बाद कुछ देर तक अब्रम उसके पास ही बैठा रहा और उसकी सिकाई करता रहा। फिर अचानक ही वह उठा और रूम की बालकनी में चला गया। उसने अपना फोन निकाला और टाइगर को कॉल कर उसने कॉल पर कहा, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? क्या वो पकड़ा गया? दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा, बीस्ट हमारे आदमी से ढूंढ रहे पर वो कहीं छुप कर बैठा है, बट ज्यादा देर तक वो हमसे छुप नहीं सकता। बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। ये सुन अब्रम ने कहा, टाइगर मुझे वो आदमी चाहिए। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, इन 2 घंटों में मुझे वो आदमी चाहिए। टाइगर ने कहा, डोंट वरी बीस्ट, मैं इन 2 घंटों में वो उसे ढूंढ निकालूंगा। ये सुनकर अब्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो वापस रूम में आया और नीति को एक नजर देकर वो टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। जब से अब्रम मनाली आया था उसने नीति के टेंशन में एक बार भी शावर नहीं लिया था। उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो शावर लेकर खुद को नॉर्मल कर रहा था। बाथरूम के टाइल पर दोनों हाथ जमाए वो सिर झुकाए शावर के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब नीति को उसने इसी हालत में देखा था। अब्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी उसने गुस्से में एक पंच दीवार पर जोर से मारा। उसके हाथ लाल हो गए थे और उंगलियों से हल्का हल्का खून आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ नीति के आजाद होने वाली खबर तेज को भी मिल गई थी। उसने गुस्से में समर्थ के ऊपर गन पॉइंट कर दी। ये देखकर समर्थ पूरी तरह घबरा गया। उसकी आंखें फटी की पेट ही रह गई। उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। अतीश ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा था तूने? बाजी अभी भी हमारे हाथ में, हम जीत सकते हैं। देख कैसे पल भर में वो बीस्ट ने हमें हरा दिया और ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है। अब बता क्या करूं तेरे साथ? मार दूं तुझे? बोल, समर्थ ने डरते हुए कहा। मुझे थोड़ी ना पता था ये सब हो जाएगा। मैंने तो सोचा था वो अपनी बीवी को ढूंढ नहीं पाएगा तो चेक पोस्ट खोल देगा और उसकी वाइफ हमारे पास आ जाएगी, पर सब प्लान के उलट हुआ। पता नहीं कैसे उन लोगों ने उसे ढूंढ लिया। समर्थ की इस बात पर तीस ने दांत पीस कर कहा, अगर बीस्ट मुझ तक पहुंचा तो याद रखना समर्थ, सबसे पहले तो उसका शिकार बनेगा। समर्थ ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं सर, भले ही हमारा प्लान फेल हो गया हो पर बट बीस्ट हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जिसे हमने उसकी बीवी को किडनैप करने का कॉन्टेक्ट दिया था वह हमें जानता ही नहीं कि हम कौन है, और मैंने उसे फोन पर भी आवाज बदल कर बात की थी, तो वह हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये सुन अतीश ने सिर पर से गन हटाई और अपनी गन को देखते हुए कहा, इस बार तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार तूने ऐसे ही कोई बकवास आइडिया तो दिया तो सबसे पहले तेरी जान लूंगा, फिर उस बेस्ट को देखूंगा। माथे पर से गन के हटते समर्थ ने सुकून की सांस ली। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए अतीश को देख रहा था और उसे देखते हुए खुद से ही कहा, इस कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो मैं बलि का बकरा बन जाऊं। मुझे जल्द से कुछ करना पड़ेगा। मैं इस तरह अतीश खन्ना के हाथों की कठपुतली नहीं बन सकता। खुद से बात कर समर्थ उसके केबिन से चला गया। वहीं दूसरी तरफ होटल के एक रूम में अब्रम राजा की तरह सोफे पर बैठा था। उसने अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाया हुआ था। उसका एक हाथ सोफे की पुष्ट पर आराम कर रहा था तो वहीं उसका दूसरा हाथ लटका हुआ था और उसके हाथ दूसरे हाथ में गन थी। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी और वो अपनी लाल आंखों से सामने खड़े इस शख्स को घूर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं वही था जिसने नीति को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। टाइगर उस आदमी को गन पॉइंट पर खड़ा किए हुए था। वो आदमी कर ज्यादा देर तक अब्रम की आंखों में देख नहीं पाया और उसके कदमों में गिर गया। उसने अपने दोनों हाथ अब्रम के सामने जोड़ लिया और उससे माफी मांगने लगा। मैं आपके बारे में नहीं जानता था इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लिया। अगर मुझे आपके बारे में थोड़ा सा भी पता होता तो मैं कभी इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेता। प्लीज मुझे माफ कर दो सर, मुझे जाने दो। अब्रम ने उसके कंधे पर जोर से लात मारी तो पीछे की तरफ लटके हुए नीचे गिर गया। अब्रम अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर झुक गया और उसे घूरते हुए बोला, अगर वो मेरी बीवी है ये पता होता तो क्या तू उसे किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता? वो आदमी उठते हुए बोला, नहीं बीस्ट, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। अब्रम ने कहा, अच्छा तो तू अपने से ज्यादा पावरफुल इंसान से पंगे नहीं लेता पर अपने से कमजोर इंसान पर तो अपना जोर आजमाता है। तो तुझे क्या लगता है इसके लिए मैं तुझे छोड़ दूंगा? तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा? कभी नहीं। तूने जो क्या है उसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी, पर मरने से पहले तू मुझे उसका नाम बता जो इस प्लान के पीछे था। ये सुन उस आदमी ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है। हमारी सारी बात फोन पर ही होती है। मुझे फोन पर उसका कॉन्टैक्ट मिला था। मैंने कभी उस आदमी को नहीं देखा। बस मेरे पास आपकी वाइफ की फोटो आई थी और उसे किडनैप करके दिल्ली बॉर्डर पर उसकी डिलीवरी करने के लिए कहा गया था। उसकी बात सुनकर अब हमने टाइगर की तरफ देखा तो टाइगर ने इससे पूछा, तो तुझे कुछ तो याद होगा उसके बारे में? वो कैसे बात करता है? कुछ ऐसा जो उसे औरों से अलग बनाता है? कुछ भी ऐसा जो उसकी पहचान बता सके हमें? टाइगर की बात सुनकर वो कुछ देर सोचने लगा। फिर सोचते रहने के बाद उसने टाइगर की तरफ देख सिर में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे उसके बारे में ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। ये सुन अब्रम अपनी जगह से खड़ा हो गया और जाते हुए टाइगर से कहा, जब इसे कुछ पता नहीं तो खत्म कर दो इसे। ये कहकर वो चला गया। वहीं उस आदमी ने जैसे ये सुना उसकी आंखों में मौत का खौफ दिखने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और अब्रम से माफी मांगने लगा, पर उसके चिल्लाने का उसके तड़पने का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वहां से चला गया। कुछ देर तक उस आदमी की आवाज ऐसे ही रूम से आती रही। फिर अचानक से उसकी आवाज आना बंद हो गई और वहां खामोशी पसर गई। टाइगर जब उस रूम से निकला तो उसके मुंह पर खून के छींटे थे, उसकी शर्ट पर भी खून की छींटे थी, उसके हाथ खून से भीगे
भीगे हुए थे, वे देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। वो उस रूम से निकल कर अपने रूम की तरफ जा रहा था कि तभी सोना अचानक से उसके सामने आ गई। वो जैसे ही कुछ बोलने हुई कि टाइगर का रूप देखकर उसकी आवाज़ उसके मुँह में ही रह गई और उसकी आँखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कभी टाइगर को ऐसे रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, ना देखा था, इसलिए उसे टाइगर को देखकर जोर का झटका लगा था। जैसे ही टाइगर ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया तो सोना डर कर पीछे हट गई। वो लड़खड़ा कर गिरने लगी तभी टाइगर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। सोना ने अपना हाथ देखा तो उसके हाथ पर टाइगर के हाथों का खून लग गया था। यह देखकर वो डर गई और उसने जल्दी से अपना हाथ झटक कर उसे देखते हुए कहा, दूर दूर रहो मुझसे, छूना मत मुझे, तुमने किसी को मारा है, तुम खूनी हो। उसकी बात सुनकर टाइगर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैं खूनी हूँ, मैंने किसी को मारा है, जान ली है मैंने, किसी की देखना चाहती हो उसे मैं किसी को मार कर आऊँ। ये कहकर उसने सोना का हाथ पकड़ लिया। सोना उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी पर टाइगर की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत थी। उसने सोना का हाथ नहीं छोड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। सोना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए जबरदस्ती उसके पीछे चली जा रही थी और बार बार उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी। टाइगर उसे लेकर उसे रूम में आ गया जिसमें उसने उस आदमी को मारा था। सोना ने जैसे उस आदमी की लाश देखी उसकी चीख निकल गई। डर से उसने अपना चेहरा टाइगर के सीने में छुपा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। उस आदमी को देखते हुए टाइगर ने सोना से कहा, तुम जानती हो ये कौन है? ये आदमी वही है जिसने क्वीन का किडनैप किया और उसके साथ मिसबिहेव किया। इस आदमी ने जाने कितने लोगों को मारा है, ना जाने कितने ही मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तुम ही बताओ ऐसे आदमी के साथ मैं क्या करता? मैं इसे नहीं मारता तो क्वीन और उन सभी लोगों के साथ ना इंसाफी होती। उसके बाद सुबह सोना का डर थोड़ा कम हुआ और उसने धीरे से सिर उठाकर टाइगर को देखा। उसी टाइम टाइगर ने भी उस आदमी से नजर हटाकर सोना को देखा तो दोनों की आंखों में एक दूसरे से टकरा गई। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सोना की आंखें आंसू से भरी थी तो वहीं टाइगर की आंखें गुस्से से भरी थी। टाइगर ने उसकी आंखों में देखते हुए महसूस किया कि वो उसके कितने करीब है और तभी उसे अपने करीब देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो सोना के नजदीकी को हैंडल नहीं कर पाया और अचानक से एकदम पीछे हट गया। अचानक उसके पीछे हटने से सोना जो उसके सहारे ही खड़ी थी वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। उसे गिरते देखकर टाइगर ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। टाइगर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? सोना ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से सिर हिला दिया। ये देखकर टाइगर ने कहा, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। सुन सोना उससे अलग हुई और धीमे कदमों से जाने लगी। तभी टाइगर की आवाज ने उसे रोक लिया। क्या तुम अकेले ही अपने रूम तक चली जाओगी? बोलते हुए टाइगर ने उसे देखा तो सोना हुई उसकी आवाज सुनकर रुक गई और पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोली, हाँ। ये कहकर वो जाने लगी तो टाइगर ने फिर से कहा, मैं आज वापस चला जाऊंगा। सोना के हाथ जो रूम का डोर खोलने के लिए आगे बढ़े थे वो उसकी बात सुनकर हवा में ही रुक गए और वो पीछे मुड़कर उसे असमंजस में देखने लगी। फिर उसके पास जाते हुए बोली, और नीति क्या वो भी? टाइगर ने कहा कि वेन भी हमारे साथ जाएगी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ तुम भी चल सकते हो। सोना करीब 2 मिनट तक उसकी बात पर सोचती रही और फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। करीब 2 घंटे बाद नीति अभी भी मेडिसिन और शराब के नशे की वजह से बेहोश थी। उसे कुछ होश नहीं था। उसकी पलकें इतनी भारी थी कि वे अपने पलकों को चाहकर भी खोल नहीं पा रही थी। वो अब्रम की बाहों में एक छोटे बच्चे की तरह सिमटी हुई थी और अब्रम उसे अपनी बाहों में लिए हुई कार में बैठ गया। उसके बैठते ही पाइथन ने कार का डोर बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। सोना टाइगर के साथ उसकी कार में बैठी थी। टाइगर ने स्टीयरिंग को अपनी मुट्ठी में कसकर मरते हुए सोना से कहा, जंगली बंदरिया, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचने से पहले सिचुएशन को अच्छे से समझ लेना। अगर हम सही टाइम पर पहुंचते तो वो लोग केविन को ले जाते और उन्हें ऐसे लोगों को सौंप देते जो केविन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते। सोना ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, जंगली बंदर, तुम नीति को केविन क्यों कहते हो? क्यों कहते रहते हो? ये सुनकर टाइगर सोचने लगा वे सोना से क्या कहे। अगर उसने सच बताया तो उसे बीस्ट और नीति के रिलेशनशिप के बारे में बताना पड़ेगा। वह अभी इस बारे में सोच रहा था कि इतने में सोना ने फिर कहा, अच्छा ये बताओ क्या नीति तुम्हारी सिस्टर है? इस बात का जवाब टाइगर के पास था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, नहीं केविन, हमारी लेडी बॉस है, वो बहुत अच्छी है, इसलिए वे हमारे साथ अच्छे से पेश आती है और हमसे रिश्ता भी जोड़ कर रखती है। हम सब तो उनके लिए काम करते हैं। सुनकर सोना ने कहा, अच्छा वैसे नीति है कौन? टाइगर ने उसे कहा, उससे इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो उसे घूर कर देखने लगा और फिर से नजर फेरते हुए कहा, तुम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानो तो ही अच्छा है, जितना तुम उन्हें जानते हो उतना काफी है। सोना को समझ नहीं आया कि टाइगर ने उसे ऐसा क्यों कहा। वो मुंह बनाकर उसे देखने लगी। वहीं अब्रम नीति को अपनी बाहों में लिए बैठा था। वो अपने एक हाथ से नीति को पकड़े हुए था और अपने दूसरे हाथ से वो अपना फोन यूज कर रहा था। तभी नीति ने उसके सीने में अपना चेहरा रब करते हुए धीरे से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? अब्रम ने पलकें झुकाकर उसे देखा और होले से मुस्कुराते हुए कहा, हम घर जा रहे हैं। नीति ने कहा, हम घर क्यों जा रहे हैं? अभी तो हम घर सही से घूमे भी नहीं, अभी हमें यहाँ थोड़ा और घूमना है, हम अभी घर नहीं जाना चाहते। उसकी बात सुनकर अब्रम की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने नीति को टाइटली पकड़ते हुए कहा, तुम्हें जितना घूमना है अब तुम मेरे साथ घूमोगी और अब तुम चुपचाप मेरे साथ घर जाओगी। नीति नींद में ही अब्रम से बात कर रही थी। उसने अब्रम की बात पर फिर कहा, नहीं हमें घर नहीं जाना, हमें घूमना है, आप छोड़ो हमें घूमने जाना है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर वो उसके सीने पर मारने लगी। वहीं अब्रम उसको उसके मारने पर गुस्सा नहीं आ रहा था बल्कि उसे हंसी आ रही थी। उसने नीति के छोटे छोटे हाथों को पकड़ा और उसके सिर को अपने सीने में छुपा लिया। वो एक हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, काम डाउन टर्टल, रिलैक्स। उसके सिर सहलाने से नीति शांत हो गई और फिर से गहरी नींद में चली गई। जब वो मेडिसिन और शराब के हैंगओवर से बाहर आई तो उसने अपने धीरे से अपनी आंखें खोली। खुद को अपने रूम में देखकर वो चौंक कर उठकर बैठ गई और पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाते हुए खुद से बोली, हम घर
घर कब आए? हम तो मनाली में थे, कहते हुए उसने एक उंगली अपने दांतों के बीच रख दी और टुकुर टुकुर देखने लगी। तभी डोर पर नौकर की शीला रूम में आई और उसके सामने टक करते हुए बोली, कॉफी। नीति ने कॉफी का मग उठाते हुए शीला से कहा, आप वापस कब आई? क्या आप ठीक है? शीला उसे देखते हुए मन में बोली, हाँ मैं वापस आ गई, बहुत जी ली तूने मेरे बिना सुकून की जिंदगी। अब मैं आ गई हूँ ना, अब बताती हूँ कि तुझे ये शीला है क्या करती है? उसे चुप देकर नीति ने पूछा, शीला आंटी आप ठीक है? शीला जल्दी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था कि मैं तो कब से आने की सोच रही थी, पर ये कमबख्त मेरी तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर जैसे ही ठीक हुई, देखो मैं वापस आ गई। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तो आप आराम करना। उसकी बात सुनकर नीति को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते बोले, शीला आंटी हम काम ही कहाँ करते हैं, सारा काम तो आस्था और बाकी सब कर देते हैं, हम तो आराम ही कर रहे हैं। ये सुन शीला खुद से बोली, पता नहीं कहाँ से आई और यहाँ पर आकर बैठ गई, एक पैसे की औकात नहीं, इसकी जिंदगी महारानी की जी रही है, सारी जिंदगी इस घर की सेवा की मैंने और फली से मिला है। कभी कभी तो मुझे इससे चिढ़ होती है, मन करता है इसे मैं खुद अपने हाथों से मार दूं। फिर अगले ही पर अपने उसने होठों पर फेक स्माइल लेनी थी, बोली, अब आप मेम साहब है तो आराम ही करेंगे ना, हम तो आपके नौकर हैं, आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे, बस आप एक हुक्म करना, हम सब फटाफट कर देंगे। ये बोलते उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, उसकी बातों में मिठास थी, पर जाने क्यों नीति को उसकी बातें ताना लग रही थी। उसने शीला से कुछ नहीं कहा, अपने पल के झुका ली। वहीं शीला उसे देख मुंह बनाकर इतराते हुए चली गई। नीति कुछ सोचते हुए काफी पी रही थी कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आ गई। आवाज सुनकर उसने डोर की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसी आवाज है? दरवाजा खुला था पर उसे कोई बाहर नहीं दिख रहा था। वो काफी का मग बेड साइड टेबल पर रखते हुए उठी और उस आवाज का पीछा करते हुए रूम से निकलकर चली गई। नीति उस आवाज का पीछा करते हुए रूम के सामने आकर खड़ी हो गई। उस रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। ये देखो, उसने कहा, अंदर कौन है और ऐसी आवाज क्यों आ रही है? क्या हम खोल कर देखें? पर क्या यह सही होगा? अगर बागड़ बिल्ला बुरा मान गया तो पर देखना तो पड़ेगा, अंदर कुछ है जो खुद से बात कर। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली, झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा अंदर से शायद लोग ने था, इसलिए नीति के धक्का देने पर खुल गया। नीति अंदर आई और अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। टाइगर के हाथ में हंटर था और वैसे खुद के कोड़े मार रहा था। उसके सिर पर बहुत सारे निशान बन गए थे जिसमें खून बह रहा था। उसका पूरा सिर खून से लथपथ था। उसकी आंखें भी दर्द बर्दाश्त करने की वजह से लाल हो गई थी। नीति उसे देखकर हैरान थी तो वहीं टाइगर उसे देखकर सो पड़ा था। कविन आप यहाँ क्या कर रही है? टाइगर के पूछने पर नीति उसके पास जाते हुए बोली, पहले आप बताइए ये सब क्या है? उसके पूछने पर टाइगर ने पलकें झुका ली। वो थोड़ी देर पहले अपने और अब्रम के बीच हुई बातों के बारे में सोचने लगा। जब अब्रम नीति को रूम में सुलाकर हॉल में आया था तब तक टाइगर भी सोना को उसके हॉस्टल ड्राइव पर क्या गया था। वो अब्रम के सामने हाथ बांधे मुजरों के मुंह की तरह खड़ा था। अब्रम उसे अपनी तीखी नजरों से देख रहा था। तभी उसने अपनी ठंडी और एरोगेंस भरी आवाज में कहा, रूल तुम जानते हो टाइगर, गलती किसी से भी हो उसकी कीमत चुकानी होती, तुम्हारे लिए मेरे लिए किसी के भी लिए रूल चेंज नहीं होंगे, एक बार नहीं तुमसे 2 बार गलती हुई है। टाइगर ने सिर झुकाए हुए कहा, बीस्ट मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, आपने बहुत बुरे वैसे के साथ क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी थी और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाया, मैं सजा के लिए तैयार हो बेटी। ये सुनकर अब्रम के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन बिखर गया और उसने टाइगर को देखते हुए कहा, गलती तुम्हें पता ही है तो अपनी सजा भी खुद ही डिसाइड कर लो। ये कहकर वह चला गया। टाइगर ने उसे जाते हुए देखकर कहा, आई एम सॉरी बीस्ट, पता नहीं मैं इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया, मेरी वजह से क्वीन पर दोबारा अटैक हुआ, सजा तो मैं खुद को देकर ही रहूंगा और खुद को ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये बोलकर वो टॉर्चर रूम में आ गया और खुद को ब्रह्म की तरह कोड़ों से मारने लगा। उस पल को याद करते हुए टाइगर अभी भी खामोश खड़ा था। वहीं उसे खामोश देखकर नीति बोली, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? टाइगर ने उसकी तरफ देखकर कहा, केविन आप जाइए यहाँ से, आपको रेस्ट की जरूरत है। बीस्ट ने अगर आपको यहाँ देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे, प्लीज आप जाइए यहाँ से। नीति ने खिंचित करते हुए कहा, नहीं हम नहीं जाएंगे, पहले आप हमें बताइए आप खुद को हर्ट क्यों कर रहे हैं? कभी वो खुद को हर्ट करते हैं तो कभी आप, यहाँ हो क्या रहा है? हमें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, आप लोग ऐसे क्यों हैं? आप लोग एक नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं रह सकते? बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं। जैसे ही नीति ने यह कहा तभी उसके पीछे से आवाज आई, क्या जानना चाहती हो तुम टर्टल? नीति और टाइगर दोनों ने पीछे देखा। उनके सामने अब्रम दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले खड़ा उन्हें घूर रहा था। नीति उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाते हुए बोली, आप बताइए हमें ये सब क्या हो रहा है? क्यों टाइगर भैया खुद को हर्ट कर रहे हैं? अब्रम ने उसके सवाल को इग्नोर कर कहा, पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठीक होने तक अपने रूम में रहना था और रेस्ट करना था, फिर यहाँ तुम क्यों आई? नीति उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? हम क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा उनके सिर से कितना खून बह रहा है, उन्हें कितनी चोटें आई है, इसके बाद वे खुद को हर्ट कर रहे हैं और आप चुपचाप खड़े ये सब देख रहे हो? आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? आप उनसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नीति की बातें सुनकर अब्रम को गुस्सा आ गया और उसने नीति की बाहों को कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल उसने गलती की है इसलिए वो खुद को सजा दे रहा है, ये मेरा बनाया गया रूल है और उसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी और तुम जो इस रूल को बहुत अच्छे से जानती हो टर्टल, तुम्हें भी बहुत बार सजा मिली है। नीति उसकी बात हैरानी से सुनती रह गई। उसकी बात सुनने के बाद वो निःशब्द हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहे। उसने अब्रम से अपनी नजरें हटाई और टाइगर की तरफ देखा। वो अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। अब्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए
अपने साथ ले जाने लगा। वो नीति को लेकर लेकर वापस अपने रूम में आ गया और उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम इस रूम से अब तक बाहर नहीं जाओगी जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। नीति की आंखों में आंसू आ गए थे। अब ये आंसू टाइगर को देख कर आए थे। या अब्राहम ने उसका हाथ जोर से पकड़ा था, इसलिए वे तो सिर्फ यही जानती थी। उसने अपने भीगे पलकों को उठाया और अब्राहम से नजरें मिलाते हुए कहा, आप ऐसे क्यों हैं? आप सबकी तरह क्यों नहीं है? वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले अब्राहम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों हूँ ये जानने की कोशिश भी मत करना तुम। और मैं सबकी तरह इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं बीस्ट हूँ। बीस्ट, आई एम ब्लडी बीस्ट। अब्राहम ने यह बात इतनी क्रूरता से कही थी कि एक पल के लिए नीति भी डर गई थी और वे डर कर पीछे हो गई थी। अब्राहम ने उसके पैरों को पकड़ा और उसे उठाकर बेड पर रख दिया और उसे देखते हुए कहा, आंखें बंद करो अपनी और रेस्ट करो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। एंड नो मोर वर्ड्स टर्टल। मैं अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा। नीति पहले ही उसकी बात सुनकर डर गई थी और फिर अब्राहम का ये कहना उसे डरा गया था। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। अब्राहम कुछ देर तक उसे देखता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वह सो गई है तो उसे सोते छोड़कर रूम से बाहर निकल कर बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही नीति ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो बंद दरवाजे को देखते हुए खुद से बोली, क्या आप कभी नहीं बदलेंगे? आप ऐसे क्यों हैं पागल बिल्ले? हम आपको इस तरह नहीं देख सकते जैसे ही हमें लगता है। हम आपको समझने लगे। आप कुछ ऐसा कर देते कि हमें आपसे पहले भी से ज्यादा डर लगने लगता है। पता नहीं हम कैसे जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। ये बोलते हुए उसकी आवाज भारी हो गई थी और उसके आंखों में ठहरे आंसू अपनी जगह बनाकर बहने लगे थे। अब्राहम रूम से निकलकर स्टडी रूम में आ गया। जैकवार वहां पहले से ही मौजूद था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे उसने अब्राहम के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, सर ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अब्राहम ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप फाइल उठाकर पढ़ने लगा। उसने फाइल पढ़कर फिर फाइल को टेबल पर पटकते हुए गुस्से में कहा, जैकवार क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जॉब से आजाद कर दूं? उसकी बात सुनते ही जैकवार घबरा गया और उसने जल्दी से कहा, क्या हुआ बीस्ट? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अब्राहम ने उसे घूरते हुए कहा, इसे तुम इन्फॉर्मेशन कहते हो? जैकवार तुम्हें इन्फॉर्मेशन का मतलब भी पता है? अगर तुम इतना स्लो काम करोगे तो मैं इस इंसान को ढूंढूंगा कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे दुश्मन कौन कौन है और कहाँ कहाँ छुपे हैं? उसकी बात सुनकर जैकवार ने अपनी पलकें झुका ली। अब्राहम की बातों ने उसे शर्मिंदा कर दिया था। अब्राहम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, उस सिंबल के बारे में कुछ पता चला? जैकवार ने धीरे से नाम में सिर हिला दिया। देखकर अब्राहम ने फिर पूछा, टर्टल के किडनैप के पीछे कौन है? क्या उसके बारे में कुछ पता चला? जैकवार ने इस बार भी नाम में सिर हिला दिया। यह देखकर अब्राहम को गुस्सा आ गया और उसने एक बार फिर अपने गुस्से की बरसात करते हुए कहा, नहीं पता तो पता करो। मुझे उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने गुस्से में अपने मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। उसकी मुट्ठी बंद करते ही उसकी फिंगर्स आवाज करने लगी थी और उसके हाथों की नसें उभर आई थी। गुस्से में उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। वो जैकवार को घूरते हुए चला गया। उसके जाते ही जैकवार ने खुलकर सांस ली और गुस्से में जोर से अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। वो अपना दोनों हाथ टेबल पर रखे झुककर खड़ा था और एक सीध में देखते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बीस्ट कहते हैं उनके दुश्मनों के बारे में पता करो, पर कैसे पता करो जब वो सभी अपने बिल में चुप कर बैठे हैं और अपने भाड़े के टट्टू से अटैक करवाते हैं? सिर्फ 31 खन्ना ही है जो सामने है, पर बाकी के एनिमीज क्या? क्या वे तो अपने चेहरे पर नकाब लगाए घूम रहे? कैसे पता चलेगा कि उस रात बीस्ट पर अटैक करने वाला कौन था? किसने कंस्ट्रक्शन साइट पर बम ब्लास्ट करवाया? किसने क्रिमिनल को किडनैप करवाया? कैसे पता करूं मैं? ये सब ये कहते हुए जैगवार के चेहरे पर गुस्सा था। उसका चेहरा गुस्से में लाल और तमतमाया हुआ था। तभी अपने सिर को ढीला छोड़ते हुए चेयर पर बैठ गया और अपने सामने पड़ी फाइल को घूरने लगा। वहीं अब्राहम गुस्से में लंबे लंबे स्टेप के साथ अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर सिला पर गई। हाथ में खाने की प्लेट लिए उसके रूम की तरफ ही जा रही थी। ये देखकर अपने मुंह से रोक दिया और उसके पास जाकर खाने को एक नजर देकर पूछा, ये खाना किसके लिए है? शीला को। उसे डर लगता था, पर इतने सालों से काम करते रहने के बाद भी उसे इन सब की आदत हो गई थी। पर उसके बाद भी जब अब्राहम उसके सामने आता था उसका शरीर डर से कांपने लगता था। अब्राहम की ठंडी आवाज ने उसके शरीर में कंपन पैदा कर दी थी। वो उसके पूछने पर जल्दी से बोले, ये आपका ही खाना है? ये सुन अब्राहम ने कहा, और टर्टल का खाना कहाँ है? शीला मैम बोली, मैम साहब तो डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाती है। अब्राहम ने कहा, उसका खाना लेकर आओ, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो रूम में ही खाना खाएगी। शीला ने उसकी बात सुनकर खामोशी से हिला दिया। वो जाने लगी तो अब्राहम ने उसे रोकते हुए कहा, ये प्लेट मुझे दे दो। शीला ने जल्दी से खाने की प्लेट उसे पकड़ा दी। अब्राहम खाने की प्लेट लेकर चला गया। उसे जाते देखकर शीला मुंह बनाकर बोली, क्या किस्मत पाई है इस लड़के ने भी, बीट खुद उसके लिए खाना लेकर जा रहे। कभी कभी तो मन करता है अपने हाथों से उसको गला दबाकर मार डालूं। मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए किचन में आ गई और बेमन से खाना सर्व करने लगी। वहीं अब्राहम जब अपने रूम में पहुंचा तो नीति को अभी तक सोते देखकर उसने उसके पास आते हुए कहा, लगता है टर्टल की नींद अभी पूरी नहीं हुई है, पर ये अभी सोएगी तो रात में क्या करेगी? उसने टेबल पर प्लेट रखी और नीति को जगाने लगा। वहीं नीति नींद में ही उसका हाथ झटकते हुए बोली, सोने दो ना बागड़ बिल्ले, तुम हमारे सोने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये सुनो अब्राहम आंखें छोटी कर उसे देखने लगा और उसे घूरते हुए कहा, टर्टल पहले उठो और खाना खाओ फिर सोती रहना। नीति ने करवट बदल कर कहा, खाना हमें नहीं खाना, हमारे हिस्से का भी आप ही खा लो। वैसे भी भाव खाकर आपका पेट कहाँ भरता होगा, खाना खा लो भर जाएगा। उसकी बात सुनकर अब्राहम की भौहें तन गई और वैसे घूरने लगा
उसने नीति की बाह पकड़ी और उसे हिलाते हुए कहा, टर्टल हाउ डेयर यू से दिस, मैं भाव खाता हूँ, तुम ऐसा बोल के कैसे सकती हो। नीति फिर से नींद में ही बोली, आप भाव खाते हैं इसलिए हमने कहा अब हमें परेशान मत करिए और सोने दे, हमें बहुत नींद आ रही है। अब हम उसकी बात सुनकर चिढ़ गया और उसे घूरने लगा। उसने नीति को घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें सोना है, तुम्हें नींद आ रही है, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने नीति को अपनी बाहों में उठा लिया। वो भी नींद में थी इसलिए आसानी से उसकी बाहों में समा गई। अब्रम उसे लेकर वॉशरूम में आया और उसे शावर के नीचे खड़ा करते उसने शावर का टैप ऑन कर दिया। नीति उसके सीने पर अपना सिर रखी उसके सहारे खड़ी थी। जैसे ही शावर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा वह चौंक कर उठते हुए बोली, बारिश आ गई। बारिश तो जैसे ही वहां से भागने लगी तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस से शावर के नीचे खड़ा करते हुए कहा, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम नींद से पूरी तरह नहीं जाग जाती। नीति के साथ साथ अब्रम भी भीग रहा था। उसकी बात सुनकर नीति ने मुंह बनाकर देखते हुए कहा, पागल बिल्ले, ध्यान से देखो, हम जाग रहे हैं और अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कहते हो जैसे उसने अपना दोनों हाथ अब्रम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया। अब्रम ने तेजी से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी कमर से लगाते हुए कहा, छोड़ूंगा तो अब मैं तुम्हें नहीं। क्या कहा था तुमने, मैं भाव खाता हूँ। ये नीति चौंक कर बोली, हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? हमने ऐसा कब कहा? उसकी बात सुनते ही अब्रम के माथे पर सिलवटें आ गई और वो अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, अभी तुमने मुझसे कहा और अभी तुम कह रही हो कि मैंने ये कब कहा? टर्टल, तुम मेरे सामने झूठ कैसे बोल सकती हो? मैंने कहा ना, मुझे झूठ से नफरत है। मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले लोग दोनों ही पसंद नहीं। अब्रम की एरोगेंस भरी आवाज ने नीति के दिल को सहमा दिया था। वो जल्दी से बोली, हमने झूठ नहीं कहा, हमें सच में याद नहीं कि हमने ये कब कहा। आपको जरूर सुनने में कोई गलती हुई होगी। नीति ने वो सब बातें उससे नींद में गई थी इसलिए उसे याद नहीं था कि उसने अब्रम से क्या कहा है। वहीं अब्रम अभी भी उसे गुस्से में घूर रहा था कि तभी अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल गए। शावर का पानी जो नीति के ऊपर गिर रहा था